संस्कृत एजुकेशन हब पर आप सभी का पुनः स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं सामाजिक अध्ययन कक्षा 10 की जो बुक है सामाजिक अध्ययन की, उस बुक में से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों का संग्रह आज की क्लास में है। तो आज का अपना ये दूसरा भाग है। अगर आप पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और भाग 1 आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का अपना द्वितीय वीडियो है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो से। साथ ही वीडियो आप सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखते हैं। साथियों, अपने पहले वीडियो से हमने 50 प्रश्न पढ़ लिए थे, यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे 51 से लेकर के आगे के प्रश्न। तो शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। 51 नंबर प्रश्न है आज का अपना कि अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संबोधित करने वाला पहला राजा कौन था, जो अभिलेखों के द्वारा अपनी प्रजा को संबोधित करता था। तो इसका जवाब हो जाएगा अशोक मौर्य। अगला प्रश्न है, अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा किससे मिली थी। तो इसका जवाब हो जाएगा ईरानी राजा दारा, जिसको डेरियस प्रथम भी कहा जाता है, उससे अशोक ने प्रेरणा ग्रहण की थी और अपने अभिलेखों को रचा था। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेखों की लिपि कौन सी है। तो अशोक ने अपने अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के खरोष्टी लिपि में लिखे गए अभिलेख कौन से हैं। ऐसे 2 अभिलेख हैं जिसमें अशोक के ने खरोष्टी लिपि में लिखे हैं। एक तो है मनसेरा और दूसरा है शाहबाजगढ़ी। ये 2 अभिलेख अशोक ने खरोष्टी लिपि में लिखे हैं। अगला प्रश्न है 56, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली थी। तो वो था जेम्स प्रिंसेप जो था, उसी को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता हासिल की थी। अपना अगला प्रश्न है, किस श्रीलंकन राजा ने अशोक से प्रभावित होकर देवानाम प्रिय उपाधि को धारण किया था। तो वो राजा था तिस ने अशोक के समान देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अपना अगला प्रश्न है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण किसने किया था। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण किया था अशोक के पुत्र महेंद्र ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण किया था। अगला प्रश्न है, अशोक की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा 322 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई थी। 60वां प्रश्न है, अशोक के बाद मगध का राजा कौन बना। तो इसका जवाब हो जाएगा कुणाल जो था वही अशोक के बाद में मगध का राजा बना था। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट था वृहदत्त, जिसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी और फिर शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला अपना प्रश्न आता है, शुंग वंश यानी कि 185 ईसा पूर्व का में इसका समय काल था। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, जो मैंने अभी आपको बताया था। इस पुष्यमित्र शुंग ने वृहदत्त की हत्या की थी। इसकी हत्या कर करके फिर बाद में शुंग वंश की स्थापना इसने की थी। तो अगला अपना प्रश्न है, भारत में पहली बार केंद्रीकृत राज्य की स्थापना किस काल में हुई थी। केंद्रीकृत राज्य की स्थापना हुई थी मौर्य काल में सबसे पहली बार। अगला प्रश्न है, कौटिल्य में राज्य के कितने अंग बताए गए हैं। तो देखिए कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग बताए हैं, यानी कि 7 अंग बताए हैं। वो 7 अंग कौन कौन से हैं। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और दुर्ग 2 बार आ गया। तो ये 7 अंग बताए हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन क्या कहलाता था। तो मौर्य काल में जो केंद्रीय प्रशासन था वो कहलाता था तीर्थ। जो केंद्रीय प्रशासक था वो तीर्थ कहलाता था। अपना अगला प्रश्न आता है, तीर्थ का अध्यक्ष क्या कहलाता था। तीर्थ का अध्यक्ष कहलाता था महामात्र। जो महामात्र था वही तीर्थ का अध्यक्ष कहलाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में कोषाध्यक्ष क्या कहलाता था। जो कोषाध्यक्ष था वो कहलाता था सन्निधाता।
मौर्य काल में जो कोष का अध्यक्ष था वो सन्निधाता के नाम से जाना जाता था। अपना अगला प्रश्न आता है, अर्थशास्त्र में कितने विभाग अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है? तो 26 विभाग अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में। अपना अगला प्रश्न है, अशोक के समय मगध साम्राज्य का विभाजन कितने प्रांतों में किया गया था? तो अशोक के समय जो मगध साम्राज्य था उसका विभाजन 5 प्रांतों में किया गया था। वो 5 प्रांत कौन कौन से थे? उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ और मध्य क्षेत्र। ये 5 प्रांत थे जो अशोक के काल में मगध साम्राज्य को बांटा गया था, इन 5 प्रांतों में। अगला अपना प्रश्न आता है, मौर्य काल में प्रांतों का प्रशासन किनके पास होता था? तो मौर्य काल में जो प्रांतों का प्रशासन था वो होता था राजवंशीय कुमार अथवा आर्यपुत्र के पास। साथ ही जो मैं आपके लिए प्रश्न लेके आ रहा हूँ वो कक्षा 10 की जो सामाजिक अध्ययन की बुक है उस बुक में से मैंने आपके लिए प्रश्न संकलित किए हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11th और 12th इन सभी की जो सामाजिक अध्ययन और भूगोल और पॉलिटिक्स की जो किताब हैं उन सब से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा मैं सारे महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी चैनल पर आपको ये सब वीडियो मिलने वाले हैं, और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया था? तो मौर्य काल में प्रांतों का जो विभाजन था वो विषय के रूप में किया गया था। विषय में प्रांतों का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन था? जो मौर्यकालीन प्रशासन था उसकी सबसे छोटी इकाई थी गोप। गोप कहलाती थी मौर्यकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। अपना अगला प्रश्न है, गोप कितने गांवों का प्रशासन संभालता था? तो इसका जवाब हो जाएगा 10 गांवों का। गोप जो था वो 10 गांवों का प्रशासन संभालता था। अपना अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में नगर प्रशासन हेतु कितनी समितियां थी? तो देखिए, मेगस्थनीज के अनुसार, मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, तो उस पुस्तक के अनुसार मौर्य काल में नगर प्रशासन हेतु 6 समितियां थी। कितनी थी? 6 समितियां थी, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे, कक्षा 10 की पुस्तक के अनुसार। अपना अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में जो सैनिक प्रबंधन की देखरेख करता था वो अधिकारी कहलाता था अंतपाल। अंतपाल के नाम से उसे जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सेना के कितने विभाग थे? देखिए, मौर्य काल में सेना को 5 भागों में बांटा गया था, उसको 5 विभागों में बांटा गया था। वो 5 विभाग थे, पैदल सैनिक, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। ये 5 विभाग थे मौर्य काल में सेना के। अपना अगला प्रश्न है, मौर्य काल में न्यायालय के कितने प्रकार थे? देखिए, मौर्य काल में न्यायालय के 2 प्रकार थे। 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो धर्मस्थीय और दूसरा था कंटक शोधक न्यायालय। जैसे अपने वर्तमान में दीवानी और फौजदारी न्यायालय होते हैं, उसी प्रकार से मौर्य काल में धर्मस्थीय और कंटक शोधक ये 2 प्रकार के न्यायालय थे। अपना अगला प्रश्न है, मौर्य काल में नगर न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में नगर जो न्यायाधीश था उसको कहा जाता था व्यवहारिक महामात्र। व्यवहारिक महामात्र के नाम से जो नगर न्यायाधीश था उसको जाना जाता था। अपना अगला प्रश्न आता है, मौर्य काल में जनपद न्यायाधीश क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में जनपद का जो न्यायाधीश था उसको कहते थे राजुक। राजुक या फिर रज्जुक, इन नामों से उसको पुकारते थे। अपना अगला प्रश्न आता है, इंडिका का लेखक कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया था मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, तो उसमें जो मौर्य काल है और तत्समय जो शासन व्यवस्था थी, जो संस्कृति थी, उसका वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है मेगस्थनीज ने। अपना अगला प्रश्न है, इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण कितनी जातियों में किया गया था? तो देखिए, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, उस पुस्तक में भारतीय समाज का जो वर्गीकरण है वो 7 जातियों में किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितनी जातियों में? 7 जातियों में उसने भारतीय समाज का वर्गीकरण किया था। अपना अगला प्रश्न है,
कौटिल्य ने मौर्य काल में जाति व्यवस्था का आधार किसे माना था? देखिए, कौटिल्य ने मौर्य काल में जाति व्यवस्था का जो आधार है वो वर्ण व्यवस्था को माना था। किसे माना था? वर्ण व्यवस्था को माना था। अपना अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि किसका पुरोहित था? जो पतंजलि था वो किसका पुरोहित था? देखिए, पतंजलि था पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित। पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था पतंजलि। अपना अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश की नींव किसने रखी थी? सातवाहन वंश की नींव किसने रखी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा सिमुक ने। सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव रखी थी। अपना अगला प्रश्न आता है कि सातवाहन वंश अन्य किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो सातवाहन वंश जो था अन्य उसका नाम था आंध्रवंश। आंध्रवंश के नाम से भी वो उसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। अपना अगला प्रश्न है, सिमुक का राज्यकाल कब का माना जाता है, यानी कि उसका समय बताना है। तो देखिए, सिमुक का जो राज्यकाल है वो 37 ईसा पूर्व में माना जाता है। अपना अगला प्रश्न है, किस सातवाहन शासक के सिक्कों पर जलपोत का चित्रण किया गया है? तो वो था यज्ञश्री। यज्ञश्री के सिक्कों पर जलपोत का वर्णन या चित्रण किया गया है। अपना अगला प्रश्न है, गुप्त वंश जिसका समय था 275 ईसा पूर्व का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। अपना अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के पास महाराज की उपाधि थी? तो वो था घटोत्कच। जो घटोत्कच था उसके पास महाराज की उपाधि थी। उसे महाराज के नाम से भी जाना जाता था, उसे महाराज कह के पुकारते थे। ये उसकी उपाधि थी घटोत्कच की। गुप्त वंश के किस शासक के पास महाराजाधिराज की उपाधि थी? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। अपना अगला प्रश्न है, गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो गुप्त संवत को चलाने वाला था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, हरिशरण किसका दरबारी कवि था? जो हरिशरण था वो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। हरिशरण समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अपना अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन हरिशरण ने किस अभिलेख में किया है? तो देखिए, समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां हैं उनका वर्णन हरिशरण ने किया है इलाहाबाद प्रशस्ति में। किसमें किया है? इलाहाबाद प्रशस्ति में उसका वर्णन किया है। और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन सा वाक्य उत्कीर्ण है? समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर कौन सा वाक्य उत्कीर्ण करवाया है? तो वह वाक्य है अश्वमेघ पराक्रम है। अश्वमेघ पराक्रम है। यह वाक्य समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया है। अगला प्रश्न है, किस शासक के सिक्कों पर उसकी वीणा बजाते हुए चित्र उत्कीर्ण हुए हैं? या चित्र जो थे उत्कीर्ण थे वीणा बजाते हुए। तो किस शासक के सिक्कों पर थे? तो वो शासक था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर स्वयं की तस्वीर बनवाई थी वीणा बजाते हुए। अपना अगला प्रश्न आता है, कौन सा गुप्त शासक कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा? तो वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न आता है, किस शासक को संगीत प्रेमी या कविराज कहा जाता है? तो वह था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी और कविराज भी कहा जाता है। अपना अगला प्रश्न आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय अन्य किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसका अन्य नाम था देवराज या फिर देवगुप्त। उसे दोनों ही नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न आता है, विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शक विजय के बाद। शकों को हरा करके उन पर विजय प्राप्त करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और जो विक्रमादित्य है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसी के शासनकाल में जो कालिदास थे वो महाकवि हुए थे, वो दरबारी कवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, नवरत्नों में से थे। तो अपना अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक
किसे माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अपना अगला प्रश्न है, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गुप्त शासक के द्वारा करवाया गया था? तो जो मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील थी, उस झील का जीर्णोद्धार जो था वो स्कंदगुप्त, जो स्कंदगुप्त गुप्त वंश का शासक था, उसके द्वारा उसका जीर्णोद्धार करवाया गया था सुदर्शन झील का। अगला प्रश्न आता है, किस गुप्त शासक ने सिंहासन पर बैठने से पहले हूणों या मलेच्छों को हराया था? तो वो था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने ही अपने सिंहासन पर आरूढ़ होने से पहले हूणों या फिर मलेच्छों को हराया था। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस नाटक की रचना की थी विशाखादत्त ने। कौन था वो? विशाखादत्त था जिसने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। अपना अगला प्रश्न आता है, मृच्छकटिकम नाटक का लेखक कौन था? तो उसका लेखक था शूद्रक। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी। अपना 105 नंबर प्रश्न है कक्षा 10 के सामाजिक अध्ययन की किताब से। तो प्रश्न है इस प्रकार है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? जो फाहियान था चीनी यात्री, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय काल में। अपना अगला प्रश्न आता है, गुप्त काल में समाज में सर्वोच्च स्थान किन्हें प्राप्त था? तो गुप्त काल में समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था ब्राह्मणों को। पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था हर्षवर्धन, जिसका समय था 606 से 647। चीनी यात्री हेनसांग किसके काल में भारत आया था? हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। हेनसांग किसके काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में हेनसांग भारत आया था। अपना अगला प्रश्न आता है, हर्षवर्धन किसका उपासक था? तो वह था सूर्य और शिव का। हर्षवर्धन सूर्य और शिव का उपासक था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल गोपाल, जिसका समय था 750 ईसा पूर्व। आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, पाल गोपाल, यानी कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अपना अगला प्रश्न आता है, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पाल वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग, जिसका समय था 736 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 113 है, राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के प्रबल समर्थक थे? तो राष्ट्रकूट शासक थे वैदिक धर्म के समर्थक। अगला प्रश्न है, अरबों ने राष्ट्रकूट शासकों को क्या कहा था? तो अरबों ने राष्ट्रकूट शासकों को कहा था बलहरा। क्या कहा था? बलहरा, जिसका मतलब होता है बलराज। अपना अगला प्रश्न है, साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल संस्कृत एजुकेशन ऐप को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर रीट की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। और कक्षा 6 से लेकर के जो 12 तक जितना भी सिलेबस है जो अपने रीट में लगता है, सामाजिक अध्ययन, भूगोल और पॉलिटिक्स और जियोग्राफी, इन सब में से जितना भी टॉपिक जो टॉपिक अपने लगते हैं रीट में, उन सभी टॉपिक्स में से महत्वपूर्ण प्रश्न उन सभी किताबों में से 6 से लेकर 12 तक की जो किताबें हैं उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आप ये वीडियो तो अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने साथियों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सबको बताएं और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश का जो है अंतिम शासक कहलाने की जो पदवी है वो प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार जो वंश था उसका संस्थापक था नागभट्ट नामक सामंत, जिसका समय था 725 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न अपना आता है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का पहला शासक कौन था? तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का पहला शासक था
जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी? किसकी पदवी? सम्राट की पदवी जिसने धारण की थी वो शासक था वत्सराज। कौन था? वत्सराज था। अपना अगला प्रश्न है, अरब व्यापारी सुलेमान किसके काल में भारत आया था? तो अरब यात्री जो सुलेमान था वो आया था मिहिर भोज के काल में भारत। अब अपना अगला प्रश्न है,